नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है हेनरी किप्सन के घोस्ट के ऊपर। पहली वीडियो में मैं आपको दिखाई देता हूं। चलो, पहली वीडियो में जो है यूट्यूब पे डली हुई है ऑलरेडी। पहली वीडियो में मैंने आपको समरी और एनालिसिस बताई थी। वीडियो ऑलरेडी लंबी बन गई थी 40 मिनट्स की, तो जिसमें मैंने डीप समरी बताई थी और डीप एनालिसिस की थी। तो अगर आप नहीं भी अगर पढ़ पा रहे हो, नोवेल टाइम कम है, तो आप वीडियो देख के काम चला सकते हो। फिर उसके बाद मैंने बताया था मॉडर्निज्म के बारे में और रियलिज्म के बारे में, होता क्या है ये। फिर ये स्टोरी में कैसे लिंक हुआ है ये भी मैंने आपको डीप में बताया था दूसरी वीडियो में, दूसरी पार्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निस्टिक रीडिंग ऑफ हेनरी किप्सन्स घोस्ट्स। ठीक है, ये चीज़ जानेंगे हम कि कैसे एक पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू भी है इसी स्टोरी में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो हम जानेंगे इस चीज़ के बारे में। तो आप एक बार थोड़ा सा समझ लो कि पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या। अब मॉडर्निज्म के बाद पोस्ट मतलब पोस्ट लगा हुआ है इस वर्ड के पहले, तो पोस्ट का मतलब है सीधी सी बात है कि बाद में। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। मॉडर्निज्म के बाद क्या हुआ, अब मॉडर्निज्म में ऑलरेडी जो है नए नए टाइप के कॉन्सेप्ट आ गया था। क्या आ गया था, जैसे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो डिमिनिश हो रही थी लोगों के माइंड में। अब जो है कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ रीजनिंग पावर थी, लोगों के पास समझ थी, लोगों के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी। ये नहीं था कि अब कुछ भी उनको बोल देंगे और मान जाएंगे। अधिकतर नेशंस में जो है अब डेमोक्रेसी आ ही गई थी। ठीक है, अब मतलब उसी राह पे थी, अगर कुछ जगह नहीं भी थी। जैसे इंडिया की अगर बात करें 1920 के आसपास की अगर बात करें, तो इंडिया अराउंड 47 के आसपास जो है आज़ाद होने वाला था। तो बट फिर भी 1920 के आसपास जो है काफ़ी जगह जो है ऑलरेडी आवाज़ उठ रही थी, आप समझ लो, अथॉरिटी के अगेंस्ट में। तो ये सारा मॉडर्निस्ट व्यू था कि सिर्फ तुम्हें चाहिए, सिर्फ तुम्हें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी वो समाज में उठ रही थी। तो मॉडर्निज्म का पूरा कॉन्सेप्ट यही था। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ जब, उसके बाद और इंडिया, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है, तो और जो है डिमांड उठने लगी कि नहीं, हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी इक्वलिटी चाहिए, हमें भी फ्रेटर्निटी चाहिए। तो ये पोस्ट मॉडर्न इरा की मैं बात बता रहा हूँ, पोस्ट मॉडर्न इरा की, जब जो है वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसी बीच में मॉडर्निज्म से फिर लिंक होती हुई दिखेगी आपको। सिंबोलिज्म दिखेगा, एब्सर्डिटी दिखेगी, जो मैंने वीडियो के पिछली वीडियो में जो है बताया आपको। क्यों? क्योंकि जब लोग इतने सारे मरे वर्ल्ड वॉर 1 में, इतने लाखों लाखों लोग मरे, जब साइंस का दुरुपयोग हुआ, तो लोगों ने ये सोचा, यार जब हम क्लोज नहीं थे दुनिया के इतने, जब हमें लगता था कि हमारे बीच में इतना ज़्यादा गैप है, तब हम ट्रेड किया करते थे। जब हम क्लोज हो गए थे, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो लोगों को लगा कि लाइफ क्या है, एब्सर्ड है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट तो था मॉडर्निज्म का। अब पोस्ट मॉडर्निज्म का कैसे उभर के आता है, अब जैसे वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह तो हो गया, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू अगर देखें स्टोरी में, तो वो कैसा होगा पोस्ट मॉडर्निज्म के व्यू से देखेंगे आप। जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो एक ऐसा मूव था जो कि ऐसे समझ लो, एक एग्जांपल के थ्रू से समझाने की कोशिश करी यहाँ पे ऑथर ने। इट्स ऑल अबाउट लाइक इट्स अ मूव अगेंस्ट ऑल द ब्लैक गार्डन्स वेयर द डोमिनेटिंग सुपर पावर्स हैव प्लांटेड देयर विक्टिमाइजिंग बिलीफ्स एंड नॉर्म्स एंड कीपिंग ऑन इंसिस्टिंग एडमेंटली टू मेक द ऑर्डिनरी पीपल टेक केयर ऑफ देयर फ्रूटफुल क्रॉप्स। तो ये ऐसा था, उसने पोस्ट मॉडर्न एरा की अगर बात करूँ तो एक ऐसा था जहाँ पे डोमिनेटिंग सुपर पावर जो थी, जैसे आप मान लो यूएसएसआर हो गया, आपका यूके हो गया, आपका अमेरिका हो गया, ये सारे ऐसे नेशंस थे, जापान वगैरह जो भी हैं, ऐसे नेशंस थे जहाँ पे इन्होंने अपनी एक विक्टिमाइजिंग, एक ऐसा पौधा बोया था, एक गार्डन में एक ऐसा पौधा बोया था जिसे ये बोला गया था कि आम लोगों को कि आप इसकी देखभाल करो और फ्रूटफुल क्रॉप्स आएंगे। एक ऐसा था पोस्ट मॉडर्न एरा। ये जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू से समझाने की कोशिश करी है इन्होंने। बाकी मैं अपना सिंपल डेफिनेशन देता हूँ कि मैंने क्या गेट किया इसके थ्रू से। पोस्ट मॉडर्न एक ऐसा एरा था जहाँ पे आपको अब पता चलेगा कि एक्चुअली जो रीजनिंग पावर और साइंस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ था इनके द्वारा, इन्होंने कुछ किया नहीं बल्कि हमें ही बर्बाद किया है। हमारी ही जो चीज़ें हैं इन्होंने छीन रखी है। हमें ही जो है अब आगे निकलना पड़ेगा, इस मॉडर्निज्म के भी व्यू से जो है और आगे उठ के जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी सारी चीज़ें मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये सारा। इट्स अ मूव अगेंस्ट ऑल दोज मेटा नैरेटिव्स विच हैव given birth to some inhumane terms like slavery, racism, ethnicity and nepotism। अब मैं आपको अभी जस्ट यही चीज़ बता रहा था ना कि एक ऐसा बीज बो रखा था इन्होंने कि खुद तो सुपर पावर है लेकिन जो वीक है कि तुम्हें तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मॉडर्न इरा में ही तो हो रहा था ये ना, मॉडर्न इरा में ही तो हो रहा था। मॉडर्न इरा में साइंस होने के बाद भी आप रेसिज्म की बात करते हो, साइंस होने के बाद भी आप स्लेवरी की बात करते हो, साइंस होने के बाद भी आप कहते हो कि किसी और रेस का ही, किसी और रेस का, इवन दो अभी भी होता है। अगर मैं 20वीं सेंचुरी की बात करता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है, फिर भी
तो यही है पोस्ट मॉडर्न इरा की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अगेंस्ट में जाती हुई दिखेंगी, इन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट में। पोस्ट मॉडर्न इरा, जो पोस्ट मॉडर्न इरा के टाइम पे जितना भी लिटरेचर है इन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट में जाती हुई दिखेंगी, स्लेवरी के अगेंस्ट में, रेसिज्म के अगेंस्ट में, एथनिसिटी के और नेपोटिज्म के अगेंस्ट में। ठीक है, तो वो लोग, ये तो पोस्ट मॉडर्न स्टडीज़ अगर कोई करना चाहता है तो ये स्टडी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी जो कि ड्विंडल कर रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, मैं कभी कौन सी इसमें जी रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये पोस्ट मॉडर्न स्टडीज़। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें लिखी हैं, मैंने आपको जनरल टर्म्स में बताया। अब आ जाते हैं इब्सन के घोस्ट में ये सारी पोस्ट मॉडर्निस्ट कैसे लिटरेचर होगा। इसी पैराग्राफ, इसी मतलब पीडीएफ में आपको एक चीज़ बार बार मिलेगा देखने को, वो होता है मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव वो होता है, मेटा नैरेटिव ऐसे समझ लो, वो कस्टम्स, वो ट्रेडिशंस जो कि बहुत बड़े तख्ते के द्वारा जो है बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। सभी धर्म के ठेकेदार कहते हैं अपने माँ बाप की इज्जत करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट क्या उस माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए जो कि बहुत ही गिरा हुआ हो, पियक्कड़ हो, जो ऑलरेडी करप्टेड हो, जो ऑलरेडी गिरा हुआ हो? क्या वैसे माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए? ये हमें कोई नहीं सिखाता, पहली चीज़। ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी में मिलेंगी, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है, वाइफ को जो है हस्बैंड की इज्जत करनी चाहिए। अब वो इज्जत क्यों करे अगर हस्बैंड ही गिरा हुआ हो, या फिर करप्ट हो हस्बैंड, डिबॉचरी में फंसा हुआ हो हस्बैंड, या फिर वाइफ ही, हस्बैंड ही क्यों हमेशा वाइफ की इज्जत करे अगर वाइफ ही खुद इन्हीं चीज़ों में फंसी हुई हो? तो समझ आ रहा है आपको? तो आई थिंक ये चीज़ आपको पता लगी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इब्सन के घोस्ट में ये भी सारी चीज़ें आपको लिंक होती हुई दिखेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या उभर के आ रहा है, अगर मैं बात करूँ मॉडर्न का एक कॉन्सेप्ट क्या उभर के आ रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम पे ज़्यादा देखा गया था ये, मतलब देखा गया था कह लो आप, कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक लड़का और लड़की को साथ रहना, अपने इंडिया की नहीं बात कर रहा मैं, अपने फॉरेन कंट्रीज़ की अगर बात करूँ तो वहाँ पे ऐसा है कि आप रह सकते हो, लड़का लड़की साथ रह सकते हैं बिना शादी के। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा स्टोरी में, ठीक है। तो मैं इब्सन के घोस्ट के थ्रू से ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, जस्ट ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ये ना बोल दो कि आपने ज़्यादा कुछ बता दिया अपने आप से, ठीक है। घोस्ट एक ऐसा प्ले है जहाँ पे आपको जो है ओल्ड बिलीफ्स और क्लिचेस जो है वो जस्टिफाइड होते हुए दिखेंगे। कैसे वो ये चीज़ जस्टिफाइड होती हुई दिखेगी, कैसे ये ओल्ड बिलीफ्स जो है किसी की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। जैसे किसकी, मिसेस एल्विन की लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया, मिस्टर ओसवाल्ड की लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया, मिस रेजिना, इसकी लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया। कैसे? ओल्ड बिलीफ। क्या थी वो बिलीफ? जैसे मिसेस एल्विन की अगर बारे में बात करूँ तो मिसेस एल्विन को ये पता था कि उसका हस्बैंड जो है डिबॉचरी में है, मतलब अपनी ही मेड के साथ उसका अफेयर चल रहा है उनके घर पे, बट स्टिल पेस्टर मेंडर के कारण, आप पेस्टर मेंडर ये कौन है ये आपको, अगर आपने समरी नहीं देखी मेरी तो प्लीज़ आप देख लो, तभी क्लियर होगा। तो पेस्टर मेंडर क्या कह रहा है कि चाहे आपका हस्बैंड कैसा भी हो, बाद में जब उसे सच्चाई पता लग जाती है पेस्टर मेंडर को, फिर भी वो कहता है ठीक है, मतलब जब सच्चाई नहीं पता होती पेस्टर मेंडर को कि इतना गंदा था वो मिस्टर एल्विंग, तो ये मिसेस एल्विंग पे शक करता है कि ये क्यों चली आई थी एक बार मिस्टर एल्विंग को छोड़ के। जब उसे सच पता लगता है फिर वो गलती मानता है अपनी, फिर वो सोचता है कि नहीं, फिर भी वो कहता है कि आपको अपने हस्बैंड के लिए तो इतना तो करना ही चाहिए कि एक ऑर्फनेज खोल दो। मतलब आप देख रहे हो कि क्या ट्रेडिशन है, क्या वैल्यू है। हस्बैंड गंदा हो फिर भी उसके लिए एक ऑर्फनेज बना दो। तो यही जो चीज़ें हैं, और बाद में उस ऑर्फनेज में आग भी लग जाती है, तो पूरा का पूरा मिसेस एल्विंग का सारा करा धरा गया, ख़त्म। सारे पैसे जो भी रखे थे उसने बचा के कि एक ऑर्फनेज बनाऊंगी, वो तो गया, ख़त्म हो गया। मिस्टर ओसवाल्ड की अगर बात करें तो बंदा इतना दिन तक बाहर रहता है, पेरिस वगैरह जहाँ पे भी रहता है वो, इस सोच में कि लोग उसकी कला को पहचानेंगे, बट नहीं, फिर भी ये आता है जब अपनी मम्मी के पास, तो पेस्टर मेंडर उसके रहन सहन को देख के कहता है कि ये बेटा पैदा किया है तुमने। अब उसकी माँ को बोलता है, मिसेस एल्विंग को, एक शादीशुदा ना होते हुए भी कह रहा है कि लड़कियों के साथ हम रह सकते हैं विदाउट अर्ली मतलब मैरिज, तो ये पैदा किया है आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये आपका ओसवाल्ड भी जो है लास्ट में दर्द के मारे तो लेटा ही रहता है। स्टोरी का एंडिंग तो नहीं दे रखा क्लियरली उसमें कि क्या होता है, मर जाता है कि नहीं, बट स्टिल वो लेटा ही रहता है क्योंकि रेजिना भी चली गई होती है जो उसका प्यार होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कैसे स्टोरी में लिंक्ड है, ठीक है। ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट तरीके से मैं आप लोगों को एक बताना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें।
तो हमें स्टोरी में जो देखो, जो भी यहाँ पे येलो कलर में है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे लिटरेरी माइंड यूट्यूब नाम से है, आप प्लीज़ सर्च कर लेना, ठीक है। पूरे ही आपको प्ले में दो चीज़ें मिलेंगी, कल्चरल और रिलीजियस सुपरस्टिशन जो है अफेक्ट करता हुआ दिखेगा सोसाइटी को। कहीं पे भी आप देख लो, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जब मिसेज एल्विंग कहती हैं कि इंश्योरेंस करवा लें ऑर्फनेज जो हम बनवा रहे हैं, क्या पता कुछ आग वाग लग जाए, क्योंकि एक दिन पहले ही एंगस्टैंड के द्वारा जो है आग लगा दिया गया था उसमें ऑर्फनेज में। तो पैस्टर मेंडर क्या कहता है भगवान सुप्रीम है। अब क्या आप उस पर बिलीव नहीं करते? लोग क्या सोचेंगे कि एक ऑर्फनेज बनवा रहे हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है भगवान पे, फिर भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। होता क्या है, फाइनली वो ऑर्फनेज भी जल जाती है। तो आप देख रहे हो कि पैस्टर मेंडर एक ऐसा इंसान है तो भले ही ठीक है मॉडर्निस्ट टाइम का इंसान है वो, बट फिर भी उसकी बिलीफ या भी जो विचार है वो अभी भी ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत दिखेगी स्टोरी में कि ये जो मेटा नरेशन है, मेटा नरेटिव है ये, और जो ओल्ड बिलीफ्स हैं, ये सारे कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं सब उससे अफेक्टेड हैं और सभी की लाइफ को ये इफेक्ट करता है और बर्बाद कर देता है। ये इब्सन ने कोशिश करी है शो करने की। अगर हम बात करें गोस्ट की, तो गोस्ट क्या शो करना चाह रहा है यहाँ पे? गोस्ट का जो एक सिंबॉलिक फॉर्म है, गोस्ट क्या होता है? आप अगर मैं आपसे पूछूं गोस्ट क्या होता है, गोस्ट कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। आप गोस्ट को ऐसे समझते हो कि कोई हॉन्टेड हाउस है, वहाँ पे भूत आता है जाता है, तो सेम चीज़ गोस्ट क्या है? वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, वो ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं जो कि आपको आपकी माइंड में जो है घर बना के बैठ जाती हैं, वो निकलना नहीं चाहती, चाहे आप कितने मॉडर्न हो जाओ। तो गोस्ट का इस टाइप से जो है इब्सन ने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। और आपको काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस देनी होती है अगर आप ट्रेडिशनल वैल्यूज से आप बाहर निकलना चाहते हो तो, ठीक है। अब वो कैसे सेक्रीफाइस करोगे आप? आपको सोसाइटी की सुननी पड़ती है कि ये ऐसा है वैसा है, और जिस दिन आप निकल गए उस दिन आप महान बन जाओगे फिर, ठीक है। क्योंकि लोगों का काम क्या है? बोलना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी कंसिडरिंग पैस्टर मेंडर एज लीडिंग, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब बात करें ग्रैंड नैरेटिव की। मैंने बार बार आपको ये बताया कि मेटा नैरेटिव, मेटा नैरेटिव, मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव वही है जो लोग आपको कहते हैं, जो सोसाइटी आपको कहती है, जो सोसाइटी की मेजर पॉपुलेशन के द्वारा कहा जाता है ना, जैसे इज्जत करो, हस्बैंड कैसा ही हो सह के चलो, कोई बात नहीं, मार रहा है पीट रहा है बट स्टिल सह लो, कोई नहीं, हस्बैंड है तुम्हारा, पति परमेश्वर है। दीज काइंड्स ऑफ सिट्स व्हाट आई थिंक इज एक्चुअली मेटा नैरेटिव, ठीक है। वो बिलीव, वो जो इंटरप्रिटेशन जो सोसाइटी आपके माइंड में बिठाती हैं, जानबूझ के बिठाती हैं, दीज आर कॉल्ड मेटा नैरेटिव्स। तो ये जो है स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और ये सभी कैरेक्टर्स को जो है बर्बाद करके रख देती है आप एट द एंड ऑफ द स्टोरी। चाहे कोई भी हो, चाहे रेजिना ना हो, रेजिना ही क्यों ना हो, पैस्टर मेंडर क्यों ना हो, सब के सब इसी चीज़ में बर्बाद होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। एक आपको सुपरस्टिशन दिखेगा कि अगर नहीं कर रहे ऐसे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान पे आप अविश्वास करोगे, मतलब फेथ नहीं शो करोगे, आप ऑर्फनेज का इंश्योरेंस करवाओगे, तो मतलब ये चीज़ आप देख सकते हो कि किस टाइप से जो है शो किया गया था, ठीक है। तो अब पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ तो मेरा ये मतलब नहीं है, मतलब ये कौन कह रहा है, जिसने भी ये लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि अगर मैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में ये बोल रहा हूँ, जो भी ऑथर है, तो मेरा ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि मैं ट्रेडिशन के खिलाफ हूँ, मैं भगवान के खिलाफ हूँ, मैं इन सब के खिलाफ हूँ। मैं उन चीज़ों के खिलाफ हूँ, ये राइटर बोलता है, मैं उन चीज़ों के खिलाफ हूँ जिनका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, रीज़न नहीं है, मैं उन चीज़ों के खिलाफ हूँ। ये ऑथर फिर बोलता है, जिसने ये पीडीएफ लिखा है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एल्विंग करप्ट इंसान था, डिबॉचरी था, जोहाना के साथ उसका ऑलरेडी अफेयर चल रहा था, तो उसको क्यों इज्जत देनी चाहिए मिसेज एल्विंग के द्वारा, उसके लिए क्यों ऑर्फनेज बनवाना चाहिए, ये कहता है, ठीक है। तो क्या ऑथर कहता है, क्या इन चीज़ों का डीकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए? क्या ये चीज़ें सोसाइटी में उभर के नहीं आनी चाहिए? क्या ऐसे ट्रेडिशंस जो हैं कि आपका हस्बैंड गंदा हो फिर भी उसकी इज्जत करो, ऐसी चीज़ें, इनका डीकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए? इनको ये चीज़ें टूटनी नहीं चाहिए, इनका रियलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब सोसाइटी में जो चीज़ है वो उभर के नहीं आनी चाहिए? ये कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है कि ये चीज़ें उभर के आए तभी तो सोसाइटी सुधरेगी, ये ऑथर कह रहा है। तो डीकंस्ट्रक्शन जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी अच्छी बने, डीकंस्ट्रक्शन जरूरी है। आपके रीजनिंग पावर को समझो, ये कहना चाहता है यहाँ पे ऑथर, ठीक है। आपको बिगनिंग ऑफ प्ले में ही एक चीज़ मिलेगी, फिलियल पिटी। फिलियल पिटी क्या होता है? फिलियल पिटी होता है बाप माँ के प्रति बेटे या फिर बेटी का जो है आदर भाव या फिर सम्मान का भाव, देख रेख की भाव, ये फिलियल पिटी कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ओसवाल्ड जब कहता है, ओसवाल्ड को अपने बाप के बारे में पता चलता है कि इसने ऐसे ऐसे करा था, जब अपने बाप के बारे में सच्चाई पता लग जाती है, जोहाना के साथ अफेयर चला था,
तो ये कहता है कि देखो ये तो मेरा बाप है, ऐसे ऐसे मतलब अपने बाप को ही फिर उल्टा सीधा बोलता है। तो फिलियल पिटी का केस जो है बिल्कुल फिट बैठता है। मतलब इसके अगेंस्ट में गया कौन? फिलियल पिटी के अगेंस्ट में कौन गया? ओसवाल्ड। ठीक है, फिलियल पिटी के अगेंस्ट में ओसवाल्ड गया। फिलियल पिटी क्या होता है? अपने बाप माँ के प्रति जो है आदर भाव रखना। अब मान लो करेक्टर है नहीं, आपके मम्मी पापा बहुत ही गंदे हैं, बट स्टिल आप उनको कह रहे हो। जैसे ये चीज़ आज की सोसाइटी में उभर के आ रही है। अगर मैं इंसेस्ट सेक्स की बात करूँ, जहाँ पे फादर भी मोलेस्ट करने लगता है अपनी बेटी को, सेक्सुअल अफेयर बनाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है फिर फिट बैठती हुई दिखेगी आपको। कैसे समझो इसको? पेरेंटी अगर गंदा हो, पेरेंटी न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है आजकल, तो पेरेंटी अगर रेप कर रहा है अपनी बेटी का, तो ये जो चीज़ है फिर तो यहाँ पे फिलियल पिटी फेल होती हुई दिखाई दे रही है ना। फिर आप उस लड़के को या फिर लड़की को बोलते हो कि अपने माँ अपने बाप के प्रति इज्जत रखो, फिर वो कैसे रखेगा? तो अगर आप उसे फोर्स कर रहे हो तो ये फिलियल पिटी कहलाएगा। ठीक है, कि बाप माँ की इज्जत करो। तो ये जो चीज़ है, एक नोशन बिठाया गया है सोसाइटी में कि अपनी पेरेंट की जो है इज्जत करो, चाइल्ड मस्ट रिस्पेक्ट हिज और पेरेंट्स। तो ये चीज़ फेल होती हुई दिखाई देगी किसके पर्सपेक्टिव में? ओसवाल्ड के। क्योंकि ओसवाल्ड को जब पता लगा कि मेरा बाप ऐसा था, उसने साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं मानता, मतलब बिल्कुल ही मेरा बाप ऐसा था वैसा था, वो सारी फिर उल्टी सीधी चीज़ें बोलता अपने बाप के बारे में। रेजिना की अगर बारे में बात करूँ तो रेजिना भी जो है फिलियल पिटी को जो है काफ़ी नकार देती है जब उसका बाप उसे बोलता है कि वो उसे एक प्रोस्टिट्यूट के उसमें काम करवाना चाह रहा है। क्योंकि वो बोलता तो है, इंस्टेंट बोलता है कि एक वो खोलेगा क्या, सेलर आएंगे, वो जाएंगे, एक ऐसा रेस्ट हाउस खोलेगा वो। लेकिन होता क्या है, अपनी बेटी को एक्चुअली वो प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगाना चाहता है। तो यहाँ पे फिलियल पिटी फेल होती हुई दिखाई देगी। क्यों? रेजिना साफ मना कर देती है अपने बाप को, कोई इज्जत नहीं है। बार बार इंस्टेंट मिलने आता अपने बेटी से, बट फिर भी रेजिना मना कर देती है। कहती है कि मैं अगर मेड बन के इनके घर पे रह के काम कर रही ना, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है रादर देन डूइंग अ प्रोस्टिट्यूट जॉब। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बढ़े आगे एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, फिलियल पिटी वगैरह मैंने आपको बता दिया। रेपुटेशन का एक बड़ा ही जिक्र मिलेगा आपको स्टोरी में। पोस्ट मॉडर्निस्ट आपको, अब देखो मॉडर्न टाइम में एक चीज़ है आपको याद रखना, मॉडर्न टाइम में आप हर वो चीज़ छुपाना चाहते हो जो आपके साथ हो रही है। कोई दुख भी हो रहा है ना, तो आप उसको छुपाना चाहते हो। दूसरा कैसे सुख में जी रहा है उसके प्रति आप ज़्यादा सोचते हो रेदर देन अपने दुखों के, कि कैसे उनको सुधारा जाए। तो ये चीज़ है। तो अब इसको छुपाने के लिए आप बहुत ही कुछ और झूठ पे झूठ बोलते हो। जैसे मिसेस एल्विन की बात करो तो उसने झूठ पे झूठ बोला अपने हस्बैंड की इज्जत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चे की इज्जत बचाने के लिए, बट फाइनली सारा कुछ तो कोलैप्स हो ही जाता है क्योंकि सच्चाई उभर के आई जाती है। तो एक रेपुटेशन का बड़ा ही जिक्र मिलेगा आपको इसी स्टोरी में। ये भी पोस्ट मॉडर्निस्ट एक व्यू प्रेजेंट करता है फिर स्टोरी में। ठीक है, सारी चीज़ें तो उभर के आई जाती हैं वैसे। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। ओसवाल्ड क्या कहता है? ओसवाल्ड देखो ये सारी चीज़ें नकार देता है, पुरानी फिलोसॉफीज, पुराने ट्रेडिशन। वो कहता है कि जिसके बस की नहीं है शादी करना, वो क्यों करे? वो तो खुला रह सकता है ना। उसे अगर सेक्सुअल प्लेजर चाहिए पहले ही, तो वो विदाउट मैरिज भी इंजॉय कर सकता है। तो ये बंदा हमें पूरा का पूरा जो है अगेंस्ट में जाता हुआ दिखेगा। किसके? मॉडर्न मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के। ये मॉडर्निस्ट बंदा है पूरा, पोस्ट मॉडर्न कह लो, मॉडर्न भी नहीं पोस्ट मॉडर्न बंदा है पूरा ही। ठीक है, मॉडर्न लाइफ के हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ में बार बार फोर्स किया गया है कि सेक्सुअल नीड है तो वो बिना शादी के भी हो सकती है पूरी। और आप ये चीज़ देख सकते हो अभी भी जो है यूरोप वगैरह की कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर यहाँ पे ये बताया गया कि एक्चुअली इंसान क्या है, एक पपेट है। रिलीजन वगैरह तो बस नाम की दे रखे हैं। रिलीजन को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे कि पैस्टर मेंडर ने किया। कैसे किया? मैंने अभी जस्ट बताया था कि आप भगवान के खिलाफ अविश्वास करोगे। मिसेस एल्विन को जो बोलता है वो, भगवान आपकी उसको बचा ही लेगा, ऑर्फनेज को इंश्योरेंस करवाने की क्या नीड है। तो ये धर्म के ठेकेदार जो होते हैं वो आपके धर्म का ही इस्तेमाल करके आपको ही जो है अंधेरे में रखने का कार्यक्रम करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आयरनी भी है इसी स्टोरी में। अगर हम बात करें आयरनी की, तो आयरनी दबा के इस्तेमाल की गई है। आयरनी कैसे? आयरनी अगर एक मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आयरनी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो होती इस टाइप से फ्रेम की जाती है कि वो शार्पली आपके एक होती कुछ और है, लेकिन शार्पली एक अलग ही ऑस्टेंसिबली मीनिंग को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते अगर आपने पढ़े हो गए हिंदी में तो आपको पता लग गया होगा कि वो प्रेमचंद का वो फटा जूता एक्चुअली शो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो ये आयरनी होती है। तो आयरनी आपको स्टोरी में कहाँ मिलेगी? आयरनी आपको यहाँ पे मिलेगा
जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसी में होगा आयरनी होगा यहाँ पे, ऐसे अगर मैं बता दूँ तो दिक्कत हो जाएगी। इन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट एक्ट द रीडर नोज दैट, हाँ आयरनी इस चीज़ में है कि आपको पता है कि आपका हस्बैंड कैसा है, बट स्टिल ऑर्फनेज बनवा रहे हो। देख रहे हो आप कि किस टाइप से चीज़ें हैं आपको। अब ट्रेजिक आयरनी की अगर बात करें, और इसमें ट्रेजिक आयरनी भी आपको मिल जाएंगी जब वो सारा कुछ जल के ख़त्म हो जाता है, इनका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होता। तो अब यहाँ पे भी आयरनी का इनका 2 टाइप बता रखा है कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है। ड्रामेटिक आयरनी कुछ नहीं होता, जहाँ पे स्टेज में, अब मान लो ये जो स्टोरी अगर स्टेज में परफॉर्म की गई होती है डायरेक्टली, और डायरेक्टली दिखा दिया होता कि ऐसे ऐसे चल रहा है, जोहाना वगैरह के बारे में बताया नहीं होता कि जोहाना के बीच में भी अफेयर चला है मिस्टर एल्विन का, तो क्या लोगों को समझ आया होता। तो जो आप बुक में पढ़ रहे हो ना, और जो एक्चुअली में स्टेज में परफॉर्म होती है वो अलग होती हैं चीज़ें। तो इसलिए जो है ड्रामेटिक आयरनी भी जो है बोला गया है यहाँ पे। तो एक बार पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं। आयरनी आपको पता ही है, आयरनी यही था जो मैंने आपको बताया कि शादी नहीं मतलब गंदा होते हुए भी हस्बैंड के लिए आप ऑर्फनेज बनवा रहे हो। तो आयरनी है ये सारी चीज़ें कि कैसे जो है आप अपने आप को दिखाना चाहते हो कि रेपुटेशन मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। एक आयरनी है कि आप अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए आप जो है वो गलत चीज़ कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बाकी बाइनरी अपोजिशन भी आपको दबा के मिलेगा स्टोरी में, जैसे पेस्टर मेंडर और ओसवाल्ड के बीच में, वो कुछ और बोलता है, वो कुछ और बोलता है, एक दूसरे की बात तो मानना ही नहीं चाहते। वो ओसवाल्ड कहता है कि हम बिना शादी के भी, जो मतलब अगर किसी के बस की नहीं है शादी करना तो वो इन्जॉय कर सकता है, सेक्सुअल प्लेजर इन्जॉय कर सकता है विदाउट शादी भी। लेकिन पेस्टर मेंडर एक रिलीजियस टाइप का इंसान होता है, तो वो कहता है नहीं ये तो गलत है, सोसाइटी में ये खिलाफ है किसके, ट्रेडिशंस के। तो डिस्प्लेसमेंट का भी थीम आपको इसी में मिल जाएगा, वही कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती आप उससे बचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फिलोसॉफी, एक आइडिया पसंद नहीं है, मान लो चलो बीजेपी और कांग्रेस ही लेते हैं, बीजेपी पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल भी, चाहे बीजेपी कोई भी काम कर लिया, फिर आपको कांग्रेस पसंद नहीं है तो आप कांग्रेस कोई भी बढ़िया काम कर ले, फिर भी आप कांग्रेस को नकारोगे। तो एक सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप सुनना ही नहीं चाहते किसी की। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी है बहुत सारी चीज़ें इसमें, ऑस्किलेटिंग कैरेक्टर्स बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पेस्टर मेंडर एक ऐसा कैरेक्टर दिखेगा जो कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के बीच में जो है उछलता कूदता हुआ दिखेगा। कैसे? पहले तो ये बंदा बोलता है कि भाई ट्रेडिशनल वैल्यूज सारा कुछ बोलता है, ठीक है, मॉडर्निज्म का एक कैरेक्टर हो गया ये कि सारी चीज़ें मॉडर्निज्म में जी रहा है, मतलब मॉडर्न पीरियड में जी रहा है, सारी चीज़ें इसको पता है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ पता है, इसको कॉन्सेप्ट पता है, सारी चीज़ें पता है इसे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंजाम आता है कि आग लगने का कारण तू है क्योंकि तू कैंडल लेके गया था, कौन लगाता है इंजाम? इंस्टेंट। तो ये क्या बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे जो भी तू फंडिंग चाह रहा है, इंस्टेंट को बोलता है जो भी तू फंडिंग चाह रहा है अपने उस ब्रोथल के लिए, मैं तैयार हूँ। तो जो बंदा रिलीजियस था वो बंदा अचानक कह रहा है मैं उस ब्रोथल के लिए फाइनेंसिंग कर दूंगा। समझ आ रहा है आपको? तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म व्यू है, मतलब अचानक अपना व्यू जो है काफ़ी चेंज कर लेता है वो, ठीक है। यही जो ओसवाल्ड समझाना चाह रहा है इतनी देर से। तो ये सारी चीज़ें थी, आई थिंक कि आपको समझ आ गई होंगी। एक लास्ट की लाइन थी इसमें, कंक्लूजन बहुत ही तगड़ी थी, देखो एक बार। पीपल कैन राइज अबाउट द स्टेटस को एंड हेल्प चेंज इट फॉर the better by acquiring insight into the reasons for their personal situation and agonizing predicament of humankind, and then on the basis they can unite with others and act in concert with them to overcome the reactionary forces that misuse power today। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ लिखी गई है, अगर आपको समझ आए तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मुझे तो आ गई है। बाकी आपको ये लाइन कितनी समझ आई, बस इस पैराग्राफ में से भी इम्पोर्टेंट लाइन ये है, एंड देन ऑन द बेसिस दे कैन यूनाइट विद अदर्स एंड act in concert with them to overcome the reactionary forces that misuse power today। ये बहुत बड़ी लाइन है, misuse power today। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या समझ आया, आप लोग एक बार कमेंट में लिख सकते हो। बाकी जिसका कमेंट मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसे लाइक करूँगा और हिंट करूँगा। बाकी मैं अपना भी जो है कमेंट वहाँ पे पिन कर दूंगा ताकि आपको इस लाइन का मतलब समझ आ जाए। मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा ताकि आप लोग खुद दिमाग लगाओ। ये आज की पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी फिट बैठती हुई लाइन है, तो मैंने आप लोगों को हिंट कर दिया, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और ये रही पार्ट 2 की वीडियो जो कि अपलोड हो ही चुकी है, जस्ट मैं डाल ही रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने दोस्तों तक इसको वीडियो को जो है सर्कुलेट करना है ताकि वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।